हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 7। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जरा समझते हैं। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। इसकी जो पहली पार्ट होती है वो है फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स। मतलब इस चैप्टर के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें हम लोग फ्लूइड एट रेस्ट की बात की है, और दूसरा इसका पार्ट है फ्लूइड डायनेमिक्स और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे फ्लूइड इन मोशन के बारे में। तो ये पार्ट हम लोग कवर कर चुके, फ्लूइड स्टैटिक्स वाला पार्ट कवर कर चुके। इसमें हमने आपको जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो उसमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर कैसे होता है इसका कंसेप्ट, बैरोमीटर की कंसेप्ट, मैनोमीटर की कंसेप्ट, पास्कल्स लॉ एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ा था। अब आज से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। मतलब अब फ्लूइड के मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब वैसा फ्लूइड जो फ्लो कर रहा हो उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज से। क्लियर? सबसे पहले एक और बात हम लोग यहां समझते हैं, चाहे वो आपका फ्लूइड स्टैटिक्स हो या फ्लूइड डायनेमिक्स हो, दोनों में हम लोग आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। बस जब स्टैटिक्स फ्लूइड में हम लोग जब आइडियल फ्लूइड के बारे में बात की थी तो सिर्फ इसके इनकम्प्रेसिबल होने का और नॉन विस्कस होने की बात की थी। आइडियल फ्लूइड में सिर्फ हम लोग दो ही प्रॉपर्टी की बात की थी, इनकम्प्रेसिबल और दूसरा हम लोग का था नॉन विस्कस। इसलिए क्योंकि आपका जो फ्लूइड था वो रेस्ट में था, तो इस दो ही प्रॉपर्टी से हम लोग अपना पूरा जो भी आपका कंसेप्ट था उसको पढ़ लिया था। लेकिन जब आपका फ्लूइड मोशन में होता है तो फ्लूइड के अंदर एक वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका फ्लूइड मोशन में होगा उसके रोटेशनल मोशन को हम लोग को इग्नोर करना है। मतलब आइडियल फ्लूइड वैसे फ्लूइड हम लोग लेंगे जो ई रोटेशनल हो। मतलब इस फ्लो के अंदर, मतलब कोई भी फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर उसका रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका फ्लूइड होना चाहिए वह ई रोटेशनल होना चाहिए। मतलब अब देखिएगा इसमें एक और जुड़ जाएगा, कौन सा? इसके अंदर अगर आइडियल फ्लूइड की हम लोग बात करें तो इसमें आपका इनकम्प्रेसिबल तो होना ही चाहिए, तभी तो आइडियल फ्लूइड होगा। दूसरा नॉन विस्कस होना चाहिए और तीसरा इसमें आ जाएगा ई रोटेशनल होना चाहिए। इसमें हम लोग ई रोटेशनल का जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि फ्लूइड किसमें था? रेस्ट में था, तो उसका कोई मोशन है ही नहीं, तो रोटेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन की तो कोई बात आती ही नहीं है। लेकिन जब यहां पे हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करेंगे, फ्लूइड इन मोशन की बात करेंगे, तो मोशन दो तरह के, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो यहां पे रोटेशनल मोशन को नहीं लेना है, यानी कि जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है वह ई रोटेशनल होना चाहिए। कई बार आप देखते हैं नदी में जो आपका जल का फ्लो अगर तेज होता है तो वहां पे जो आपके वाटर हैं वो ऐसे रोटेट कर रहे होते, मतलब ये वहां पे एक चक्कर बन रहा होता है जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडी बोलते हैं। ऐसे गोल गोल ऐसे चक्कर होता है जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं। तो वैसा फ्लो नहीं होना चाहिए, वो ई रोटेशनल का केस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स के अंतर्गत
आइडियल फ्लूइड लेंगे और वह आइडियल फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, रोटेशनल हो, तभी जाके वो आइडियल फ्लूइड का केस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसमें हम लोग जिक्र नहीं किया था इरोटेशनल का, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट में ही है तो कोई मोशन होगा ही नहीं, तो आपका इरोटेशनल आएगा कहां से, ठीक है। तो ये बात है। यहां पर आइडियल फ्लूइड के लिए एक और आपका कंडीशन जुड़ गया, कौन सा, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और रोटेशनल होना चाहिए। क्लियर। इसी तरह के फ्लूइड की हम लोग आज से पढ़ेंगे जो आइडियल फ्लूइड हो और ये तीनों प्रॉपर्टी को रखता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स का। फर्स्ट टॉपिक वो है हम लोग का स्ट्रीमलाइन फ्लो, और स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग एसटीडी फ्लो के भी नाम से जानते हैं। तो यहां हेडिंग लगाएंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इसको हम लोग एसटीडी फ्लो भी बोलते हैं। फ्लो डायनेमिक्स का ये आपका फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो। सबसे पहले इसके हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं कि ये क्या इसकी कंसेप्ट है स्ट्रीमलाइन फ्लो का। यहां पर लिखेंगे द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड such that the flow of a fluid such that the path of all particle of the fluid are same at any particular time, at any particular point and the velocity of every particle of the fluid are same at any instant of time when it is passing through that point. At that point क्या है, the flow of a fluid such that the path of all particles of the fluid are same at any particular point, and the velocity of every particle of the fluid is same at any instant of time when it is passing through that point. आइए अब इसके मीनिंग को समझते हैं क्या है। मान लीजिए यहां पर कोई एक पाइप है और इस पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ये पाइप है, इसके अंदर कोई लिक्विड या जिसको बोल लीजिए फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब हमें पता करनी है कि क्या ये जो फ्लूइड का फ्लो है वह स्ट्रीमलाइन फ्लो है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट लेंगे। मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकुलर पॉइंट ए लिया और इस पार्टिकुलर पॉइंट पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे कट कर लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट ए से
इस फ्लूइड के जितने भी पार्टिकल है, मान लीजिए ऐसे हमने कुछ पार्टिकल ऐसे देख लिया, यहां पर मान लो ये पार्टिकल P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो ये P Q R S जो पार्टिकल है वह किसी भी टाइम जब ये पॉइंट A को क्रॉस करे तो इन सबका वेलोसिटी सेम होना चाहिए। जब आपका इसमें जो भी पार्टिकल है वह जब किसी पॉइंट A से, यानी कि पॉइंट A से जब ये पास करेगा किसी भी समय, उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर कोई एक दूसरा पॉइंट हमने ले लिया जो B है, हो सकता है कि A पर P पार्टिकल की वेलोसिटी भी A है और जब ये B पर पहुंचता है तो इस P पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है VB। ठीक है, तो दो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी हो सकता है पार्टिकल का, बट एक सिंगल पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल होंगे सबका वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इट मींस जब P का वेलोसिटी अगर VA है तो Q का भी वेलोसिटी VA होना चाहिए, R का भी वेलोसिटी VA होना चाहिए और S का भी वेलोसिटी VA होना चाहिए। कब? जब ये सभी पार्टिकल पॉइंट A से पास करे तब। ठीक है, उसी तरह जब ये चारों पार्टिकल B से पास करे तो अगर P का वेलोसिटी VB है तो बाकी तीनों का वेलोसिटी अगर VB के बराबर है तो इस तरह के फ्लो को बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो या फिर एसटीडी फ्लो। क्लियर? दूसरी बात, जिस पथ पर P चल रहा है, जिस पाथ पर P चलेगा, बाकी जितने भी आपके पार्टिकल हैं, इसके पीछे वाला जितने भी पार्टिकल होंगे सबको उसी पाथ का, सभी उसी पाथ पर चलने चाहिए, यानी पाथ भी सेम होना चाहिए और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल है सबका वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए। क्लियर? तो अगर इस तरह का फ्लो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लें। चलिए इसको आप क्या करेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया? आइए इसके बाद हम लिखते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट होता है कि जो स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहा होता है, जिस पाथ पर वो मोशन कर रहा होता है, उस पाथ का नाम होता है स्ट्रीम लाइन। उस पाथ का नाम होता है स्ट्रीम लाइन। तो यहां आप लिखेंगे द पाथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ a streamline flow is known as a streamline। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो पार्टिकल का पाथ होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, यानी द पाथ ऑफ पार्टिकल ऐसे लिखेंगे, ऑफ फ्लूइड, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज जोड़ लेंगे, ऑफ फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऐसे द पाथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड, द पाथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन। अब देखना, जो स्ट्रीम लाइन होता है वह स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या फिर कर्व भी हो सकता है। दूसरा, द स्ट्रीम लाइन मे बी ए स्ट्रेट लाइन और कर्व। मतलब
जो आपके स्ट्रीम लाइन है वह स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं या फिर कर्व भी हो सकते हैं, दोनों में कुछ भी हो सकता है। मतलब पहला तो पॉइंट बोला कि जो स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो आपके फ्लूइड का जो पार्टिकल है, जो आपके फ्लूइड के पार्टिकल हैं और जिस पाथ पे वो मोशन कर रहा होता है उस मोशन को उस पाथ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीम लाइन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रीम लाइन फ्लो के पार्टिकल्स हैं वह स्ट्रेट लाइन में भी मोशन कर सकते हैं या फिर कर्व पर भी मोशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब इसमें मान लीजिए अगर आपका स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट लाइन है तो इसमें डायरेक्शन तो हम लोग निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग डायरेक्शन पता करना है तो स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन होगी वही स्ट्रीम लाइन फ्लो की डायरेक्शन होगी। बट अगर आपका स्ट्रीम लाइन कर्व है तो इसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग फ्लो की डायरेक्शन पता करना है तो क्या करेंगे, उस कर्व पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे बोलेगा उसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही आपके स्ट्रीम लाइन फ्लो की डायरेक्शन होगी। मतलब लिखेंगे तीसरा नंबर में, द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो at a point at a given point is in the direction of tangent drawn at that point So the direction of a streamline flow at a given point is in the direction of tangent drawn at that point। मतलब मान लीजिए अगर स्ट्रीमलाइन आपका कर्व है और हम लोग को मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लो की डायरेक्शन पता करनी है तो क्या करेंगे, आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही फ्लो की डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपका स्ट्रीम लाइन कर्व हो। स्ट्रेट लाइन हो तो पता ही चल रहा है जो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन है वही क्या हो जाएगा, फ्लो की डायरेक्शन होगी। या फिर ऐसे समझे, मान लो अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसके किसी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इसी लाइन के ऊपर से पास करेगा। बात एक ही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन है वही टेंजेंट की डायरेक्शन है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में ही फ्लो की डायरेक्शन होती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आइए देखते हैं। जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होते हैं उसके लिए जो हम लोग स्ट्रीम लाइन खींचते हैं वो दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। मतलब ये जो आपका पॉइंट 4 है, टू स्ट्रीम लाइन नेवर intersect each other। टू स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट each other। अब देखो why, मान लीजिए आपके पास दो स्ट्रीम लाइन कर्व ऐसे है, ये पहला है ये दूसरा है। अब यहां पर एक पॉइंट हमने लिया P पॉइंट। अब इस P पॉइंट पे हमने बोला आपको कि चलिए बताइए फ्लो की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो P पॉइंट पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट आपका सेकेंड वाले कर्व पर ऐसे और दूसरा टेंजेंट आप फर्स्ट वाले कर्व पर ऐसे। ध्यान से समझेंगे। आप P पॉइंट पे हमने आपसे पूछा फ्लो की डायरेक्शन बताइए, तो फ्लो की डायरेक्शन के लिए हमने आपको बोला था टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जिस पॉइंट पे बोलेगा। तो P पॉइंट पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि यहां पे दो स्ट्रीम लाइन फ्लो है, दो स्ट्रीम लाइन है। एक पहला पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा
और दूसरे पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फ्लो के दो डायरेक्शन हम लोग को मिल जाएगा। तो दो डायरेक्शन किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। फ्लो का किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ एंड सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए दो आपका इंटरसेक्शन, आपका दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा। अब ये दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल एक सिंगल पॉइंट पर नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि टू स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? तो ऐसा डायग्राम पॉसिबल नहीं है। इसके बाद पांचवा नंबर, मान लीजिए अगर हम लोग को कुछ स्ट्रीम लाइन खींचा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहां पर एक बी पॉइंट है और यहां पर एक ए पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग को पूछता है कि बताइए कि फ्लो का जो वेलोसिटी है वह ए पर ज्यादा है या फिर फ्लो की जो वेलोसिटी है वह बी पर ज्यादा है, या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पूछा जाए, स्पीड यानी कि जो फ्लो का स्पीड है वो ए पर ज्यादा है कि फ्लो का स्पीड बी पर ज्यादा है, तो आप बोलेंगे फ्लो की जो स्पीड है वो बी पर ज्यादा है और ए पर कम है। इसका रीजन क्या होता है कि अगर आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो एक दूसरे के नजदीक खींचे गए हो तो वहां की वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर जहां पर आपका जो फ्लो स्ट्रीम लाइन दूर दूर खींचे गए हो उसके रिस्पेक्ट में। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं व्हेन a streamline are closer to each other, comma they ऐसे the streamline closer to each other, comma at that point velocity of flow is high, but streamline flow नहीं, but streamlines are far to each other, comma at that point velocity of flow is less या फिर लो। मतलब जहां पर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के नजदीक हैं वहां पर स्पीड ज्यादा लेंगे और जहां पर स्ट्रीम लाइन क्या है एक दूसरे से दूर है वहां पर स्पीड को कम लेंगे। मतलब बी पर स्ट्रीम लाइन क्या है क्लोजर है तो वहां की वेलोसिटी ज्यादा हो गई और यहां पर कम है तो यहां पर वेलोसिटी यहां पे दूर दूर है तो वेलोसिटी यहां की क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। मतलब जो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है वो टर्बुलेंट फ्लो है कि नहीं, सिंपल था। तो ऐसे नहीं, इसके कुछ डेफिनेशन के टर्म में हम लोग लिखेंगे टर्बुलेंट फ्लो। अब देखना, जब स्ट्रीम लाइन फ्लो एक फिक्स्ड वेलोसिटी को पार कर जाता है, मतलब
अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसमें क्या होता है, जो आपके फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन है वो इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी मोशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इस तरह के जो भी फ्लूइड के फ्लो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो बेसिकली कब देखे जाते हैं, जब स्ट्रोम के समय जो एयर का फ्लो होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। या फिर नदियों में जब आपका वाटर का जो फ्लो है वो बहुत तेज हो जाता है, उस समय जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर हो जाता है, जिसके कारण उसमें क्या बनने लगता है, वहीं ईडी प्रोड्यूस होने लगता है, वो चक्कर प्रोड्यूस होने लगता है, जो आपका कहलाने लगता है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, जब स्टेडी फ्लो का वेलोसिटी एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो फिर वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे when the flow of a fluid becomes high and its velocity crosses the crosses a फिक्स्ड वेलोसिटी, और इस फिक्स वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। क्रिटिकल वेलोसिटी देन the motion of the particles of fluid are irregular and the motion of the particle of the fluid becomes irregular and disordered that is the magnitude and direction of velocity of particles are not same at any instant of time, या ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर चेंजेज विद टाइम, और ऐसे भी आर चेंजेज विथ टाइम at any particular point comma this flow is known as टर्बुलेंट फ्लो। मतलब इसमें जब आपका फ्लो बहुत तेज हो जाता है, मान लीजिए ये फ्लो है और ये फ्लो बहुत तेज हो चुका है, तो इसमें जो आपके फ्लूइड के पार्टिकल हैं
वह कभी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, कभी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, कभी ऐसे मोशन करेगा, ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी आपका पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता है। समय के साथ साथ जो पार्टिकल के मोशन है और उनके जो वेलोसिटी है वह चेंज करते रहता है। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्लो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल कब है? एग्जांपल अगर लिखा जाए, एग्जांपल, पहला एग्जांपल हो जाएगा फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ एयर इन स्ट्रोम, मतलब स्ट्रोम में जो एयर की फ्लो होती है वह टर्बुलेंट फ्लो होता है। दूसरा, हाई स्पीड या हाई फ्लो भी लिख सकते हैं, हाई स्पीड ऑफ वाटर इन रिवर, नदी में जो जल का हाई स्पीड होता है या हाई फ्लो बोल लीजिए, हाई फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, मतलब अगर फ्लो बहुत उच्च हो, नदियों के जो आपके वाटर हैं उसकी फ्लो अगर उच्च होता है तो वो आपके क्या कहलाएंगे? टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर हुआ? टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में जो भी फ्लो होते हैं उसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, ना तो इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है, तो ये जो फ्लो होता है वो होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। अब इसमें हम लोग एक वर्ड डाले हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? मान लीजिए आपका कोई फ्लो हो रहा है, तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से फ्लो की वेलोसिटी कम है तो वह स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंतर्गत आता है, और क्रिटिकल से अगर ज्यादा हो जाए फ्लो की स्पीड या फ्लो की वेलोसिटी तो फिर वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो ये एक आपका लिमिट है क्रिटिकल वेलोसिटी। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? आइए, यहां पर एक वर्ड है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? पहले डेफिनेशन समझते हैं। दी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द maximum value of velocity of a fluid such that maximum value of velocity of a fluid such that flow behaves as a streamline flow, that maximum velocity, that maximum value of velocity is known as critical velocity। मतलब the maximum value of velocity of a fluid such that flow behaves as a streamline flow, that maximum value of velocity is known as critical velocity। मतलब मान लीजिए अगर हमने फ्लो की वेलोसिटी को भी बोला, यानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो v is less than और इक्वल टू vc, और क्रिटिकल वेलोसिटी को हम vc बोले, तो vc से अगर आपका फ्लो की वेलोसिटी कम है
तो इसमें जो आपका फ्लो होगा वह स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो इसमें आपका जो फ्लो बिहेव करेगा वह टर्बुलेंट की तरह बिहेव करेगा, टर्बुलेंट फ्लो की तरह बिहेव करता है। मतलब ये कंडीशन आ गया कि अगर कोई फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो वह टर्बुलेंट फ्लो वह स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा। अगर किसी फ्लो की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के पार कर गया तो फिर वो क्या कहलाने लगता है, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब उसमें जो पार्टिकल के मोशन है वो इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। और क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर फ्लो की वेलोसिटी कम रहेगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को जो पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर जो पढ़ना है वो बेसिकली स्ट्रीमलाइन फ्लो ही पढ़ना है। मतलब टर्बुलेंट फ्लो हम लोग को नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा चाहे वो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो, बर्नौली इक्वेशन हो, सब में हम लोग आइडियल फ्लूइड और स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब जब आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा होता है उन्हीं के बारे में अब हम लोग को पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। क्लियर? अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।